माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कई वर्षों बाद माननीय सभापति महोदय आपको इस आसंदी में देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपका स्वागत और अभिनंदन है जी। आप उसी गरिमा से आज सदन को संचालित करेंगे। अजय भैया, स्वागत तो मैं भी कर रहा हूं सर आपका। अजय भैया, धर्म भैया आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आप भी बढ़िए। आपका स्वागत है। हम लोगों को विश्वास है कि पूरा संरक्षण मिलेगा आज। जी जी, इनको तो पूरा तो ठीक है धर्मजीत सिंह जी। लेकिन माननीय हमारे अजय चंद्राकर जी बिल्कुल रेड अलर्ट में आ गए हैं। 2.5 साल में पहली बार खुशी हुई से हुआ। वो हमेशा रेड अलर्ट में रहते हैं। श्री धर्मजीत सिंह जी प्रश्न करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने बिलासपुर के ऑक्सीजोन के बारे में और ग्रीनरी कहाँ कहाँ पर है, गार्डन कहाँ है, विस्तृत रूप से जवाब देते हुए ये भी बताया है कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट अब ख़त्म है। परंतु फिर भी मैं इस प्रश्न को इसलिए पूछा था माननीय मंत्री जी कि बिलासपुर जिले के 1, 2, 3 और 4 नंबर के वार्ड जो नगर निगम में हैं, उसकी पिछले सरकार में घनघोर उपेक्षा हुई थी और वहाँ पर विकास के कोई भी काम नहीं हुए। जो कुछ भी हुआ, आपने बहुत बड़ी राशि उन चारों वार्डों के विकास के लिए इस सरकार में दी है। मैं सिर्फ एक मांग आपसे ये करना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 3 में एक बढ़िया छोटा सा गार्डन, मुक्ति धाम और उसका अप्रोच रोड, ये बनवाने के लिए आप अपने विभाग के लोगों को निर्देशित करने की कृपा करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपसे मेरा निवेदन है, प्रश्न भी है और यही आग्रह भी है, दोनों मेरा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कल जो बजट आया है और बजट पढ़ा गया चौक वाइज बिलासपुर में, आप भी बिलासपुर को रिप्रेजेंट करते हो, तो बिलासपुर का नक्शा ही बदल जाएगा। कहाँ प्रश्न की जरूरत है भाई साहब को? नहीं, मैं जो पूछा हूँ उसके बारे में मैं बता दूं अध्यक्ष महोदय, आप भी उससे पीड़ित हैं। हमारे गांव के इलाके को नगर निगम में शामिल किया। पहले वो लोग भूटान के राजा थे, आज की तारीख में वो प्रजा हो गए हैं। तो उन प्रजा लोगों की मांग मैं कर रहा हूं कि उनके वहां की प्रजा के लिए आप मुक्ति धाम, अप्रोच रोड और छोटा सा अच्छा गार्डन, हमारे भी लोगों को शौक है, आप कृपा करके हमारे ही जिले के हैं, दे दीजिए साहब। अच्छा मुक्ति धाम होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मांग कर रहा हूं। भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चालू किया था और बिलासपुर भी उसमें शामिल था, देश के 100 शहरों में, और इसमें अनेक प्रकार के अधोसंरचना के काम हुए हैं। और उसी के अंतर्गत 8 अलग अलग स्थानों पर उद्यानों में ग्रीनरी हेतु घास, छोटे पौधे तथा हेजिंग लगाने का कार्य किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोई ऑक्सीजोन का निर्माण बिलासपुर नगर निगम में नहीं हुआ है, कोई वृक्षारोपण का काम नगर निगम या स्मार्ट सिटी के मद से नहीं हुआ है। बिलासपुर नगर निगम के अंतर्गत जो वृक्षारोपण के काम हुए हैं, ऑक्सीजन के काम हुए हैं, वो अलग अलग योजनाओं से अलग अलग मद से हुए हैं। 2017-18 में वन विभाग द्वारा व्यापार विहार में ऑक्सीजोन का निर्माण किया गया था। वो ऑक्सीजोन जो है वो सही सलामत है, वहाँ के पौधे सही सलामत हैं। बाद में अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत वुमेन फॉर ट्री परियोजना के अंतर्गत 2025-26 में 10 महिला स्व सहायता समूह के कुल 50 महिलाओं द्वारा 5000 पौधों का रोपण किया गया है और उसमें से आज की स्थिति में 4700 पौधे जीवित हैं, बढ़ रहे हैं। 300 जो पौधे हैं वो योजना के अनुरूप, एग्रीमेंट के अनुरूप उसको प्रतिस्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। साथ में CSR फंड से कोनी में 2 एकड़ क्षेत्र में 1000 पौधे अर्पा अर्पण समिति के NGO के द्वारा किया गया है। गोकुल धाम में 0.5 एकड़ क्षेत्रफल में 300 पौधे हिंदू एकता मंच NGO के द्वारा तथा सिरगिट्टी में CSIDC के द्वारा 4.2 एकड़ क्षेत्रफल में
10,000 पौधे मियावाकी माइक्रो फॉरेस्ट विकास के तहत रोपित किए गए हैं। बिरकोना में 20 एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए पौधारोपण के लिए प्रस्ताव ACCL को गया है CSR मद से। तो इस तरह से वृक्षारोपण की दिशा में ये काम हुए हैं। नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने जन सहयोग से अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर वृक्षारोपण के काम किए हैं। ये सही है कि बिलासपुर के आसपास की कुछ नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत को मिलाकर पिछली सरकार ने नगर निगम की सीमा में वृद्धि किया है। जो सीमावर्ती गांव और नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में शामिल हुए हैं, वहां पर विकास के काम कम हुए थे। उन कामों पर फोकस करके, उन क्षेत्रों में फोकस करके बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने स्वीकृत किया है और भी जो प्रस्ताव आते जाएंगे क्रमशः स्वीकृत करते जाएंगे। अभी माननीय सदस्य ने मुक्तिधाम के लिए कहा है, तो इस बार हमने मुक्तिधाम के निर्माण को फोकस किया है। सभी नगरीय निकायों को राशि जारी कर रहे हैं। इनके सक्रिय क्षेत्र के लिए भी कोई प्रस्ताव आएगा मुक्तिधाम का, तो निश्चित रूप से परीक्षण करेंगे और विचार करके उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। श्रीमती संगीता सिन्हा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय जी, आप जो इस प्रश्न को लगातार लगाते थे उसी प्रश्न पे मैं खड़ी हूँ और मैं आपसे संरक्षण चाहती हूँ मेरे प्रश्न पे। आदरणीय सभापति महोदय जी, माननीय मंत्री जी से मैं जानकारी चाहती हूँ। मेरी जानकारी में आया है जल जीवन मिशन पे तो 111 टंकी पूर्ण आया है सभापति महोदय जी। तो मैं महोदय जी से जानकारी चाहती हूँ कि 111 टंकी पूर्ण है तो उसमें से कितने चालू हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 214 योजनाएं स्वीकृत है। गांवों की संख्या 210 है, जिसमें से बालोद विकासखंड के 89 गांव, गुरूर गांव के 121 गांव शामिल है। इन 214 योजनाओं में से 102 योजनाएं पूर्ण है। इन 102 योजनाओं में कार्य पूर्णता के बाद 111 ग्रामों में जल की आपूर्ति की जा रही है और ये वर्तमान में स्थिति है। आदरणीय सभापति महोदय जी, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 111 चालू हालत में। सभापति महोदय जी, मैं निरीक्षण की गांव में, गांव वाले का सभी जगह में गई। सभापति महोदय जी, मंत्री का जवाब मेरे हिसाब से गलत है। सभापति महोदय जी, क्योंकि 111 गांव में पूर्ण दिखा रहा है लेकिन वहां की स्थिति इतनी खराब है सभापति महोदय जी। किसी का पानी टंकी में लीकेज है सभापति महोदय जी, किसी में पाइपलाइन टूट फूट गया है। अगर एक गांव में इतना लीकेज नहीं होता। आदरणीय सभापति महोदय जी, ये सरकार को 2.5 साल पूरे होने को आ गए हैं, अब तो आप अपने हाथ में ले लीजिए। सभापति महोदय जी, मेरा ये कहना है कि कहीं भी टंकी पूर्ण रूप से नहीं चालू है तो ये सिर्फ कागजी रूप में है और मेरे पास जितने भी 111 गांव के लिस्ट है सभापति महोदय जी, उसमें डांडेसरा गांव है, करिया टोला है, दानी टोला है, बिच्छी बारा है, यहाँ कहीं भी पानी का आवागमन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? माननीय सभापति महोदय, रानी तराई में शिकायत आई टंकी के खराब होने की। हमने उस टंकी को डिसमेंटल किया है, नई टंकी का निर्माण का काम करेंगे। इसी तरह से सोहसपुर गांव का भी मामला आया, उस पर भी जो खराब था, सभापति महोदय जी, मैं संरक्षण चाहूंगी आपका, उसे भी ठीक करने का काम किया है। 111 गांव योजनाएं पूर्ण है, पेयजल आपूर्ति हो रही है। यदि किसी गांव में, उन 111 गांव में से किसी गांव में पानी नहीं आ रहा हो, मुझे जानकारी दे, मैं उनका परीक्षण जरूर करा लूंगा। आदरणीय सभापति महोदय जी, यहाँ तो पूरे गांव है, मैं आपको लिस्ट दूंगी। आप पूर्ण की परिभाषा ही बता दीजिए कि पूर्ण की परिभाषा होता क्या है। पूर्ण की परिभाषा बता दीजिए कि क्या होता है। जो स्वीकृत डीपीआर है उसके अनुरूप जो काम हो गए हैं उन कामों को पूर्ण कहेंगे। और पानी आ रही है, हमने हमारी सरकार बनने के बाद
जल जीवन मिशन के कामों की गुणवत्ता के लिए, उसके काम को सुचारू रूप से नीचे तक पहुंचाने के लिए अनेक कठोर निर्णय लिए हैं और ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। कभी ये तो नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है जिसके कारण इतनी बड़ी योजना आम लोगों को, आजादी के बाद पहले किसी ने सोचा नहीं अब तक, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का, और उस दिशा में मैं पिछली सरकार में क्या हुआ उसकी चर्चा नहीं करता, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद उस योजना को सही दिशा में ले जाने के लिए पूरी ताकत लगा के काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में सारी योजनाओं को पूरा करेंगे। माननीय सभापति महोदय जी, मेरा प्रश्न बस एक पॉइंटेड प्रश्न है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि 111 गांव में आपका पानी नल जल योजना का ठीक से नहीं पहुंच रहा है, टंकी लीकेज है, कहीं पे पाइपलाइन फूटा है, कहीं पे नल का टोपी नहीं है, उसके लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे? माननीय सभापति महोदय, मैंने बताया है कि पिछले 2 वर्षों में धीमी गति से कार्य होने की 22 शिकायतें प्राप्त हुई, गुणवत्ताहीन काम होने की 8 शिकायतें हुई। मैं संरक्षण चाहूंगी, गुणवत्ताहीन मेरा दूसरा पॉइंट रहेगा, इसमें आप पहले जवाब दे दीजिए। मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा है, जो 111 गांव जहां जल आपूर्ति होने की बात हमने कही है, वहां यदि किसी गांव में नहीं हो रहा है उसकी जानकारी दें, निश्चित रूप से परीक्षण कराएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है सभापति महोदय जी, इसका लिस्ट मैं मंत्री महोदय जी को दे दूंगी। मेरा दूसरा प्रश्न है सभापति महोदय जी कि जो गुणवत्ताहीन निर्माण हुआ है, अनियमितता बढ़ते हैं जिसका शिकायत पहुंचा है आपके पास, उसके लिए आप क्या कार्रवाई किए, उसमें क्या किए हैं आप? कितना आपको शिकायत मिला है, किसमें कार्रवाई हुआ है, कितने जगह का है वो? पिछले 2 वर्षों में गुणवत्ताहीन काम की 8 शिकायतें प्राप्त हुई है। टंकी में लीकेज, उनको ठीक कराया है। टंकी खराब होने की स्थिति में माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी बताया, रानी तराई गांव का टंकी हमने तोड़वाया है। और भी कहीं पर कोई शिकायत आएगी आप बता दें कि ये गुणवत्ताहीन है, उसको भी बता जांच दीजिए, कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे। आदरणीय सभापति महोदय हो गया ना? नहीं, देखो दोनों बात में मंत्री जी बता दिए, अर्जेंट है, मंत्री जी आपको पूरे बता दिए। मेरे यहाँ मुजगहन, बासिन, दुपचेरा, कुलिया, रानी तराई, जेमरतला, दरबारी, नवागांव और सोहपुर। सभापति महोदय जी, सोहपुर में मैं गई थी, गांव वाले आए थे मेरे पास, गांव वाले आए, मैडम टंकी लीकेज होते डामर पोत दे, ये बात बोले। जब मैं वहां पे गई सभापति महोदय जी, तो वहां पे डामर के बदले जो केमिकल लगाते हैं लीकेज पे, वो लगाया गया था। सभापति महोदय जी, जब मैं वहां गई, टंकी का जो सीढ़ी है पूरा जर्जर था। सभापति महोदय जी, मेरे पास ये फोटो भी है टंकी गुणवत्ताहीन का। सोहपुर में लगातार शिकायत करने के बाद, बासिन, दुपचेरा, जमरतला, दरबारी, नगांव, लगातार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ सभापति महोदय। अभी तक वो टंकी उसी स्थिति में है। लीमोरा में पानी टपक रहा है सभापति महोदय जी, आपके मैं पटल पे रख दूंगी, लीमोरा में टंकी से पानी टपक रहा है। सभापति महोदय जी, उसमें अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? आप समय सीमा निर्धारित कीजिए, क्या कार्रवाई किया, क्या ठेकेदार पे कार्रवाई हुआ या उस अधिकारी पे कार्रवाई हुआ जो उसमें संरक्षण दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, ये मुझे जानकारी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जो जानकारी आई है, गुणवत्ताहीन काम हुआ है, उसकी जानकारी मुझे दे दें। निश्चित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों से उसका परीक्षण कराएंगे और जो दोषी पाया जाएगा उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ठीक, सभापति हो गया आदरणीय सभापति महोदय जी, मेरा एक लास्ट पॉइंटेड क्वेश्चन है। जो आपका 99 अपूर्ण कार्य है, उसके लिए आपने सभी में उत्तर 1 बना के दे दिया सभापति महोदय जी। विभाग द्वारा कार्य गति बढ़ाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है, वांछित गति से किया जा रहा है कार्य। सभापति महोदय जी, मैं खुद 99 जगह में बहुत सारी जगह में दौरा की हूँ, वहाँ पे कार्य आपके इसमें गति है बता रहे सभापति महोदय जी, वहीं पे कहीं कोई कार्य नहीं चल रहा है। और जब मैं ठेकेदार को बुलाई सभापति महोदय जी कि आप कार्य को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ठेकेदारों का साफ ठेकेदार से कहना क्या है, लेना देना, ठेकेदार से क्या लेना देना? आदरणीय पिछली सरकार में ही तो हुआ सभापति सब। महोदय जी, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे काम करवाना पड़ रहा है, आपके अधिकारी उनसे काम नहीं ले रहे हैं।
सभापति महोदय जी, ठेकेदार से आप उनका काम ये लेती कहना है, मैं उनका ठेकेदार दर्द से आप बता रही काम हूँ लेती आपको, हैं। चंद्राकर जी, मैं उनका दर्द बता रही हूँ। काम लेती है ठेकेदार उनका से। ये कहना है, मैडम हम 85% काम कर चुके हैं, हमको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। सभापति महोदय जी, अगर कोई किसी के पास पेमेंट नहीं रहेगा तो वो कार्य कैसे करेगा? 85% काम किया है, वो 30% का पेमेंट दे रहे हो, इसमें तो सरकार है। अरे लेकिन ये आप सरकार ये लोग तो पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? माननीय सभापति जी, संगीता जी, टेंडर कब हुआ इस पे पूरी डिबेट कर लो, पूरी 1 घंटे की डिबेट कर लो। टेंडर कब हुआ, अभी तो आपको किन बजट में लोगों भी ने बोलना है। लिया, उसकी डीपीआर किसने स्वीकृत की, कितना बिल एडवांस पेमेंट हुआ और क्यों नहीं हुआ, तो किस किस कार्यकाल में, जरा उसके ऊपर एक पूरी चर्चा कर लो, पूरी कर लो ना, पूरी चर्चा करते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर ये हाल बना के रखे हो, खाली बात के लिए बता होता है। मंत्री जी बोल दिया, उसके बाद में उसी में चार बार घोषणा चर्चा कर लो, चर्चा कर लो, कार्रवाई हुई नहीं है। सरकार ने क्या किया ये बता दीजिए। 2 साल में 4 बार घोषणा की है यहाँ सदन में, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आदरणीय सभापति महोदय जी, अंतिम प्रश्न, आदरणीय सभापति महोदय जी, अंतिम प्रश्न। मैं अंतिम प्रश्न यही कर रही माननीय हूँ कि सभापति मेरे महोदय। विधानसभा में माननीय सभापति महोदय, आपकी उदारता की बहुत बहुत प्रशंसा है। इतना प्रश्न। लंबा प्रश्न हमने अपने संसदीय जीवन में नहीं सुना है। इतना लंबा प्रश्न आपका आधा आपने 1-1 घंटा तक हुआ इसके है लिए चंद्राकर अवसर जी, दिया। आप पूरा 1-1 घंटा लेते हैं, 1-1 घंटा लेते हैं आप। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती। अंतिम मंत्री प्रश्न, महोदय जी, जो पूछना है मैं अंतिम इतना प्रश्न। चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा में जितने भी नल जल योजना स्वीकृत हैं, जो अपूर्ण हैं, उस कार्य को आप कब तक पूर्ण करेंगे? बस ठीक है। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने इस योजना की अवधि 2028 तक बढ़ाई है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं योजनाओं के अनुरूप काम हो और हर घर तक शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुंचे, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय जी, समय सीमा निर्धारित उमेश जी करें। को एक प्रश्न हो गया। संगीता जी, माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न इतना जानना हो गया, चाहता बहुत हूं- सारा हो गया, अभी यही प्रश्न आना है सर। एक छोटा आगे भी सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि पिछले जब से 2 साल के विधानसभा में इस सदन में आपने कई बार घोषणा की है कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई, ये जानकारी दे दीजिए। स्पेसिफिक प्रश्न है संजारी बालोद विधानसभा का, आदरणीय और जो सभापति महोदय माननीय जी, सदस्य ने मैं पूछा है वो निवेदन संजारी कर बालोद रही हूं। से संबंधित नहीं इस है। सदन के- आप इस प्रश्न सदन- लगाएं, आपके एक एक प्रश्न का आदरणीय उत्तर सभापति दूंगा। महोदय जी, आप जब प्रश्न तक लगाएं, एक एक सरकार- प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब तक सरकार आप पैसा नहीं दोगे तो काम वही का वही ठहरा रहेगा। आपका पानी लीकेज है सभापति महोदय जी, कहीं काम नहीं चल रहा है। आपका जितने 99 जगह अपूर्ण का है सभापति महोदय जी, ये 99 जगह अपूर्ण का है, यहाँ पानी टपक रहा है, इसमें फोटो सहित मैं आपके पटल में रखूंगी। उसके आदरणीय फोटो में सभापति पानी कहाँ महोदय दिख जी, रहा है? संगीता जी, क्या उनके ऊपर कार्रवाई आपके सारे करेंगे? प्रश्नों का जवाब मंत्री जी ने दिए। सभापति महोदय जी, मुझे समय सीमा बता समय देंगे, का मैं बैठ आप समय जाऊंगी। सीमा की बात की, उन्होंने बता दिया है कि 28 तक केंद्र सरकार ने उसको बढ़ा दिया 2047 है, तक उसके होगा पहले सभापति आपका महोदय पूरा जी। करा देंगे। 2047 तक आपका जल जीवन मिशन कंप्लीट होगा। माननीय सभापति महोदय, एक पॉइंटेड प्रश्न इसी में छोटा सा है, बालोद जिला का है सभापति महोदय आपका। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, पिछले सत्र में ही आपसे एक बात हुई थी रोड रानी तरे का, वो दंश झेल रहे हैं वो रोड रानी तरी ग्राम, आधा राजनांदगांव जिला, आधा बालोद जिला में। राजनांदगांव जिला एक होटल के बाद से पानी लगातार बहता है और इसके बाद पान ठेला के बाद से इधर पानी की सप्लाई, पीने की पानी नहीं है। मैंने बार बार निवेदन किया था, आपने भी कहा था कि जरूर उसमें विचार करेंगे, और पिछले साल से लगातार चल वहाँ बात के- बालोद में वहाँ तीनों के- कांग्रेसी हैं, इसलिए है वो स्थिति। नहीं, वो वही आपके मन में जो भाव है, बालोद आप है लोगों के मन में जो इसलिए क्या- भेदभाव हो रहा है, और वो जो बालोद भाव आप जिला में पैदा कर रहे हैं भेदभाव हो ना रहा है। कि कांग्रेसी भाजपा का पानी आप लोग भी पीते हैं, पानी हम लोग भी पीते हैं, लेकिन जनता बताए कि 2 साल बाद कि आपको पानी कहाँ से पीना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप खरखरा से आप पानी लोग ले को जा रहे आप हैं, लोग को आप दारू आरोप चाहिए, लगाए हैं, फिलहाल तो मंत्री मैं जी को बता दारू दें। दीजिए, हम लोग को पानी दे दीजिए। मंत्री जी के ऊपर भेदभाव करते हैं वो। और वही आप प्रश्न करिए ना। मैं वही बोल रहा हूँ, रोड रानी हम लोग तरे को का पानी दे दीजिए, वो दारू पी लें आप। ये छत्तीसगढ़ का मामला है, सिर्फ बालोद नहीं, आप- छत्तीसगढ़ का है पूरा। रोड रानी तरी का मामला है। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन चाहूंगा कि आधा माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का
और आधा मेरे विधानसभा में आता है। और आपने कहा भी था और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने निर्देश भी किया था, लेकिन अभी तक वहाँ के लोगों को पानी की सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इसमें मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि जरूर जितना जल्दी हो सके उस रोड रानीतर के आप उसको प्रयास करके। श्री अजय चंद्राकर जी, आप वंदे मातरम गाते हैं कि नहीं? गाते हैं, जोर से गाइए, सब काम हो जाएगा। जिस दिन माननीय सभापति महोदय, माननीय सीधे साधे सरल सहज सज्जन मंत्री महोदय ने मुझे, लेकिन अभी आपने आरोप लगाया मंत्री जी के ऊपर, क्या भेदभाव का आरोप लगाया है आपने। क्या है, कुकर्म और कर्म से भी दशा निर्धारित होती है ना, इसलिए मैंने कांग्रेसी कहा। वो भेदभाव कारण नहीं कहा, कर्म कुकर्म के कारण कहा। मेरा एक प्रश्न है और ये आपका ध्यान चाहूंगा विशेष तौर पे गिग वर्कर्स पर, और उसने केंद्रीय अधिनियम का हवाला दे दिया है। एक लाइन और अवगत आपको कराऊंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप भी सुनिएगा। इससे पहले मैंने आउटसोर्सिंग कंपनियों पर प्रश्न लगाया था, उसमें ध्यानाकर्षण, तो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया इसके लिए भी कोई हमारे पास नियम कानून नहीं है, इसके गिग वर्कर्स के लिए भी कोई नियम कानून नहीं है छत्तीसगढ़ में। और यदि 1 मिनट की पृष्ठभूमि है, यदि इसको हम अधिनियमित कर दें तो छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और उसका संरक्षण होगा। अभी तो उसका दोहन हो रहा है, कई लोग मरे हैं, कई लोग जेल गए हैं, और जो आउटसोर्सिंग कंपनियां, ये कंपनियां हैं, वो ऐश कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। ये बड़ी गंभीर स्थिति है। अब आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं 220 पर प्रश्न करूं कुछ, फिर केंद्रीय अधिनियम है मत कहिए, हो जाएगा नहीं तो। इसमें चूंकि उल्लेख है, आप ये बता दीजिए साहब कि आप 2020 का उल्लेख किया है, तो उसको यदि आपने देखा होगा तो उसमें गिग वर्कर्स कौन सी श्रेणी में आएंगे, संगठित में आएंगे कि असंगठित में आएंगे, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य ने बहुत ही चिंता की प्रश्न की है। निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है और उन्होंने इस विषय को उठाया है। और जैसे वो पूछ रहे हैं कि ये संगठित में आएंगे क्या संगठित में, अभी ये तीनों श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, दोनों में। और भारत सरकार ने, चलिए बैठ जाइए, मैं आपको रास्ता दे रहा हूँ, कुछ नहीं, वो तो कुछ भी माननीय मजाक में मत लो थोड़ा आप। माननीय सभापति महोदय, 2020 जो अधिनियम का उल्लेख इसमें है प्रश्नोत्तरी में, मैं आपको बता दूं कि इसके अधिनियम बने हैं कि नहीं बने हैं, चूंकि उसका उल्लेख आपने किया है। अधिनियम नहीं बने हैं, उसी स्थिति में आप अनुकूलन करके क्या आप उस नियम के तहत अधिनियम के तहत नियम बनाएंगे क्या छत्तीसगढ़ के लिए? क्योंकि ये आप देख लीजिए कि लेबर जो है, श्रम जो है, वो कंकरेंट टॉपिक में, तो आप उसी नियम के अधिनियम के तहत उसी स्थिति में स्वीकार करके आप नियम बनाएंगे क्या छत्तीसगढ़ में? फिर मैं छोटा सा एक प्रश्न और करूंगा आपसे। माननीय सभापति महोदय, अभी के इन वर्षों के लिए भारत सरकार ने 2020 में इसका नया अधिनियम में अभी 4 कोड किए हैं, उसमें नवीन सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में उन्होंने लिया है और 2025 में इसको प्रभावशील किए हैं। अभी इसका नियम नहीं बना है। जैसे भारत सरकार का नियम बन जाएगा उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी उस नियम को हम लोग पालन करेंगे, उनसे अनुसरण करेंगे। और इससे पहले छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने अधिकारियों का एक कमेटी बनाया था। बाकी जैसे हमारा कमेटी बना, कमेटी ने पूरा अपना नहीं कर पाए पूरा, और उसके बाद ही भारत सरकार का 4 नया कोड लागू हो गया और उसका अधिनियम जैसे बनेगा छत्तीसगढ़ में भी उसका अनुसरण करके हम लोग पालन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्थिति आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे पास सभी नियम, राजपत्र, कॉन्स्टिट्यूशन सब मौजूद है। 2025 के नोटिफिकेशन इसलिए जारी किए गए भारत सरकार के द्वारा क्योंकि नए जो नियम उन्होंने बनाए, अधिनियम बनाए, उसके नियम नहीं बने हैं। नियम नहीं बने हैं, नियम बनते तक श्रम न्यायालय को ही
सुनने का अधिकार दिया गया है। इतने ही नोटिफिकेशन है, वो इससे ज्यादा का नोटिफिकेशन नहीं है। अब यदि उसके डिटेल में जाएंगे तो फिर वही हो जाएगा कि उसके आधार पे आपको सुनना पड़ेगा क्या। कि मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपको मालूम है कि भारत देश में विभिन्न राज्यों ने अपना नियम और अधिनियम और नियम इस संबंध में, चाहे वो आउटसोर्सिंग कंपनी हो चाहे गिग वर्कर हो, इसके बारे में बना लिया। क्या आप अपना नियम अधिनियम और नियम बनाने के बारे में विचार करेंगे क्या? मैंने बताया ना सभापति महोदय कि भारत सरकार का अधिनियम बन रहा है, नियम बन रहा है, उसके अनुसरण में हम लोग छत्तीसगढ़ में भी उसका अनुसरण करेंगे और नियम बनेंगे। आप भी काफ़ी वरिष्ठ सदस्य हैं और भारत सरकार का जो भी नियम बनता है उसके अधीन ही नियम बनेगा। बाकी मैंने पहले बता के हमने समिति का गठित किया था। माननीय सभापति महोदय, मैंने इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण दिया है कंकरेंट टॉपिक में, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में हम अपने अधिनियम भी बना सकते हैं और यदि केंद्र के अधिनियम आते हैं वो बेहतर होंगे तो आप ही आप वो लागू हो जाएंगे, उसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता नहीं लागू होने का। लेकिन 2020 के नियम के बाद, अभी तक अधिनियम के बाद उसके नियम नहीं बने और अभी यह तय नहीं है कि वो नियम कब तक होंगे। और जब तक नियम नहीं बनेंगे, उसके निर्देश नहीं बनेंगे, छत्तीसगढ़ के बच्चे ऐसे ही शोषण के शिकार होते रहेंगे। और मैं लगातार इस विषय में 2 साल से प्रश्न कर रहा हूं या विभिन्न अवसरों में जा रहा हूं। इतने बड़े रोजगार के अवसर, आप सुन लीजिए कितना गंभीर विषय है। कितनी आउटसोर्सिंग कंपनियां छत्तीसगढ़ में है किसी को नहीं मालूम, कितने गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम, उसकी सेवा शर्तें क्या है नहीं मालूम। और चिंता की स्थिति यह है जो गिग वर्कर्स हैं उसका कंपनियों के मुकाबले यह हो रहा है कि हम 10 मिनट में सप्लाई करेंगे। जो मानव अधिकार संगठन है वो विरोध कर रहे हैं 10 मिनट में कैसे सप्लाई होगा करके। और ऐसी स्थिति नहीं होती तो वो वर्कर मारे जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में चाहे वो आउटसोर्सिंग के हो चाहे गिग वर्कर्स हो, कई आत्महत्या कर चुके हैं, कई जेल की हवा खा चुके हैं। यह शोषण को रोकना निहायत जरूरी है। फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये कंकरेंट टॉपिक है, कंकरेंट टॉपिक में हम देश के विभिन्न राज्यों के अधिनियम को बुला के हम अपने परिवेश में उसको लागू कर सकते हैं। आज की स्थिति में यह है कि कितने इस तरह की कंपनी है वो काम कर रही छत्तीसगढ़ में, यही सरकार को नहीं मालूम है। इसलिए बहुत चिंता का विषय है। मैं चाहता हूं कि आप इसमें कुछ कहें और कुछ करें। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, उनको सुरक्षा मिलेगी जो उसके बिना काम कर रहे हैं। उसके प्रश्नकाल में मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन एक चिंता का विषय और दूसरे विषय में आपका उत्तर आ जाता है कि इसमें कोई कानून नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं हम बना रहे हैं और छत्तीसगढ़ के बच्चे शोषण के शिकार हो रहे हैं। तो आप इसमें आप खुद का नियम बनाएंगे क्या, अधिनियम बनाएंगे क्या, उसके नियम निर्देश बनाएंगे क्या, ये मुझे बता दीजिए। विचार करेंगे क्या? यदि विशेषज्ञ नहीं है, सक्षमता नहीं है, तो उसके लिए संस्थाएं मौजूद हैं जो बना देंगे। आप यदि इच्छा शक्ति दिखाएंगे तो हम लोग मदद करेंगे कि कौन इस नियम, और भारत सरकार का लागू होगा तो आप ही आप लागू हो जाएगा जिस दिन लागू होगा उस दिन। माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले कहा कि हम लोग समिति गठित किया था इसका और ये प्रक्रिया में था। उसी बीच में भारत सरकार ने 4 श्रम संहिता कोड लागू किया और इसका हम लोग छत्तीसगढ़ में भी ये प्रक्रियाधीन है और जैसे हम लोग का आगे आएगा फिर हम लोग निश्चित तौर पर इसमें काम करेंगे। मैंने पहले कहा बड़ा चिंता का विषय है। आखिरी बात, 1 मिनट साहब, आखिरी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, 1 सेकंड, एक आखिरी बोल रहा हूँ, आखिरी फिर बोलिएगा आप। आपके पहले ही तो बोलना था। नहीं, आपके बाद नहीं बोल पाऊंगा ना मैं, नहीं, मेरा क्रम समाप्त हो। सभापति महोदय, ये लखनलाल जी से संतुष्ट होने वाला नहीं है। नहीं, इसलिए आप ही कोई संतुष्टि की दवा दे दीजिए, बाकी कुछ संभव नहीं। माननीय सभापति महोदय, बिल्कुल संतुष्ट असंतुष्ट का सवाल नहीं है, उसकी एफिशिएंसी पर मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं एक लाइन सभी आपका ध्यान मैंने इसीलिए चाहा कि इस देश में उदाहरण है, अनेक राज्यों ने अपने नियम अधिनियम और नियम और निर्देश बना लिए, या तो उसको मंगवा ले अपने अनुकूल से उसको बना ले, या हम कब तक इंतजार करेंगे। भारत सरकार ने जो दूसरी अधिसूचना जारी की है, अभी नियम बनने के अभाव में पुराने श्रम न्यायालय काम करते रहेंगे, इतनी अधिसूचना जारी हुई उस संबंध में। नियम कब तक बनेंगे उस अधिनियम के, ये अभी तय नहीं है सीमा अवधि। तब तक क्या करेंगे हम लोग?
आउटसोर्सिंग में वही स्थिति है, गिग वर्कर्स में वही स्थिति है। तो छत्तीसगढ़ के बच्चे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरी बड़ी विनम्र आग्रह है माननीय मंत्री जी कि राज्य विचार करे। इस देश में अधिनियम बनाने वालों की कमी नहीं है। जो आपने समिति बनाई थी वो जरूरी नहीं है विशेषज्ञ लोग हों, काबिल लोग हों। मैं किसी की काबिलियत आज आरोप प्रत्यारोप का बिल्कुल विषय नहीं। आप ये बोलिए कि रिटायर्ड जज को दे दीजिए, विधि सचिव को बोलिए, सिटिंग जज को बोलिए कि आग्रह कर दीजिए कि आप इसमें अधिनियम बना दीजिए करके। तो एक इच्छा शक्ति का सवाल है, आप घोषणा करिए हम बनाएंगे अधिनियम। माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले कहा कि प्रक्रियाधीन है और 4 कोड भारत सरकार की श्रम संहिता का लागू उन्होंने किया है। प्रक्रियाधीन नियम आने दीजिए। अभी आप जैसे बोल रहे हैं कई राज्यों ने बना दिया है, अभी किसी भी राज्य का नियम इनके लिए नहीं बना है। जैसे और आपसे भी हम विचार विमर्श कर लेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। आपका सुझाव आएगा और नियम प्रक्रिया में रहेगा। श्री व्यास कश्यप जी, हम यदि एक माननीय सभापति महोदय, मान लो मैं इनकी बात को मान लो मैं सहमत नहीं हूं कि दूसरे राज्यों ने बनाया है, मैं उदाहरण दे दूंगा दूसरे राज्यों का, लेकिन यदि किसी ने नहीं बनाया है तो हम नहीं बनाएंगे, ये कोई उत्तर नहीं। इसलिए आप बना सकते हैं चाहे तो, और प्रक्रियाधीन है सवाल है तो भारत सरकार के पास 2020 से लंबित है, उसके नियम नहीं बने अभी तक। तो इसलिए वो सीमा अवधि और प्रक्रियाधीन का कोई अर्थ नहीं है। छत्तीसगढ़ को बच्चों को यदि ठीक कर रहे हैं तो आप इच्छा शक्ति दिखाइए, या आग्रह है मेरा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। श्री व्यास कश्यप जी। माननीय सभापति महोदय, मैंने वाणिज्य उद्योग मंत्री से जो जानकारी चाहिए थी, जानकारी आ चुकी है और मैंने जांजगीर चांपा जिले में औद्योगिक इकाइयों द्वारा CSR मद अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कितने राशि व्यय की गई है और इस राशि में कितने कार्य कराए गए हैं, संपादित राशि का ब्यौरा औद्योगिक संयंत्रवार प्रदान करें। यहाँ पे जो जानकारी आई है माननीय सभापति महोदय, और इस जानकारी में ऐसे संयंत्र खास करके जो कि शासकीय हैं, NTPC या कि गेल इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत परियोजना, परंतु हमारे जिले में भी और ऐसे बहुत से औद्योगिक घराने हैं, KSK जो अब JSW के नाम से, या कि मध्य भारत पेपर मिल नहीं PIL के नाम से, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं। इनके द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए उतनी राशि प्रदान नहीं की गई है, और क्यों नहीं की गई है इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय से मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने औद्योगिक क्षेत्र के CSR मद के बारे में पूछा है। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि 10,54,57,658 रुपया और जो कार्य हुए हैं उसका सारी सूची उनको उपलब्ध करा दिया गया है कि कौन सा कार्य हो चुके हैं, कौन सा कार्य अपूर्ण है, कौन सा काम अभी प्रारंभ है, ये सारी जानकारी सूची में उनको उपलब्ध कराया गया है। और CSR भारत सरकार के नियंत्रण के में रहते हैं और CSR में खर्चा करने का प्रावधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत CSR मद से खर्चा होता है। और निश्चित तौर पर जो वहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण मांग करते हैं और भी अलग अलग विभागों से मांग आता है, उसके अनुसार से वो कार्य पूर्ण होता है। और माननीय विधायक जी जो पूछ रहे हैं, वहाँ के सांसद के अनुशंसा से, सांसद महोदय के अनुशंसा से भी कार्य हुए हैं, उनके अनुशंसा से भी 2 कार्य के लिए वो अनुशंसित किए हैं, प्रक्रियाधीन है, जल्दी उनका भी अनुशंसा स्वीकृत होगा। और निश्चित तौर पर CSR मद के पैसा निरंतर रूप से क्षेत्र के विकास में लगते हैं और विकास हो रहा है। हम लोग भी कोरबा में रहते हैं, वहाँ भी बहुत सारे औद्योगिक घराना हैं, हम ही सब लोगों से पूछ कर ही CSR मद का काम होता है। तो निश्चित तौर पर उनका भी जो भी कहीं पर कुछ है तो निश्चित तौर पर अनुशंसा करते रहें, उनका भी काम स्वीकृति होगा। माननीय सभापति महोदय, बहुत अच्छी जानकारी हमारे माननीय मंत्री जी ने दी है। जिला में CSR मद हेतु सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ जो बैठक हुई,
और बैठक में जो प्रस्ताव आए उन प्रस्तावों को प्राथमिकता न दे करके जिलाधीश यानी कि कलेक्टर महोदय द्वारा अपने ढंग से काम को बांट दिया गया और कई काम ऐसे बांटे गए हैं जो कि आज प्रारंभ भी नहीं हुए हैं। और शहरी क्षेत्र में ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाकर भी काम प्रदान किया गया है, ये सूची में यह उपलब्ध है। जब हमारी समिति बनती है माननीय कलेक्टर के महोदय के माध्यम से सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि बैठकर जिस काम की अनुशंसा करते हैं तो उन कामों के प्रति सूची क्यों नहीं भेजी जाती और माननीय कलेक्टर महोदय अपने हिसाब से काम बांट दिए जाते हैं। और आपने माननीय कहा है कि हमारे भी प्रस्ताव हैं, हम तो चाहते चाहे जितने जब प्रतिनिधि हो, माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, माननीय जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सब बैठें और आपके पास जो राशि, उस राशि को जो आवश्यकता है उस आवश्यक हिसाब से बांटा जाए। परंतु ऐसे कई कार्य आए हैं महोदय जो कि भी प्रारंभ हैं और अनावश्यक काम उनसे कराए गए हैं जो कि न्यायोचित नहीं है। एक बात और जैसे हम डीएमएफ की राशि की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष गांव और प्रत्यक्ष गांव की बात आती है, उसी प्रकार से प्रत्येक औद्योगिक घरानों के ग्राम पंचायत की इकाइयां एक निश्चित सर्कल तय रहता है, तो क्या उस सर्कल से बाहर जाकर काम देना भी न्यायोचित है? ऐसे बहुत सारे काम माननीय सांसद महोदय ने भी जिनकी अनुशंसा की है, चाहे वह बिर्रा हो, कर्रा हो, नेगुडी हो, बरबसपुर हो, ये 25-30 किलोमीटर दूर हैं। इन गांवों की सूची पे नाम ही नहीं है और उन सूची को यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय जो ब्याज की राशि है उस ब्याज की राशि से बांट दिया गया है, या जितने इसके क्या जांच कराएंगे कैसे बांटा गया है? ये सर्वे सर्वा कलेक्टर ही महोदय तो भी समिति क्या औचित्य है? माननीय सभापति महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा CSR मंथ का एक कमेटी बना है। CSR मंथ का कोई कमेटी नहीं बना है, DMF का जरूर कमेटी बनता है। और CSR मंथ का उद्योग खुद या तो अपना दे सकता है या किसी काम को लिए कलेक्टर के 1 मिनट बताने दीजिए। कलेक्टर के अनुशंसा पर भी काम होता है, अलग अलग विभागीय के माध्यम से भी काम होता है और कलेक्टर के पास जो राशि आता है उसको कलेक्टर जांच कराता है, कम कैसे गुणवत्ता विहीन हुआ, अच्छा हुआ, नहीं हुआ। कई कामों को उद्योगपति अपने हिसाब से काम जो देते हैं उसको कलेक्टर जांच नहीं कराता, उसको भारत सरकार के माध्यम से उसका जांच होता है। मैंने पहले कहा CSR मंथ का राज्य शासन को इसमें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है हस्तक्षेप करने का। बाकी कलेक्टर को जो राशि उद्योग से मिलता है और वो आवंटित करता है, वो राशि का देखरेख पूरा कलेक्टर के नियंत्रण में होता है। बाकी आप जो बोल रहे हैं कोई ग्राम पंचायत को कैसे काम दिया गया, ग्राम पंचायत को भी दे सकते हैं कलेक्टर काम, ग्राम पंचायत को भी 50 लाख तक का शहरी क्षेत्र में काम दिया गया। ग्राम पंचायत को बनाए गए हैं शहर में, नीति में है शहर में ग्राम पंचायत एजेंसी बनेगी। माननीय सभापति महोदय, इस संदर्भ में माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक रखी गई थी। बैठक में प्रस्ताव मंगाए गए थे, उन प्रस्तावों का एक भी काम नहीं है। और बाकी कलेक्टर, मुझे लगता है कि कलेक्टर महोदय या कि सांसद महोदय की अनुशंसा पे काम हो रहे हैं, तो भाई जनता ने हमारे ऊपर भी भरोसा किया है, यहाँ जनप्रतिनिधि बनाए हैं, तो हमारी बातें कब रखी जाएगी? और जब आपने इस बात को स्वीकार किया कि एक कार्य क्षेत्र रहता है, उतने प्रभावित गांव है, प्रभावित गांव पे ही देना है, तो उससे अधिक खट करके दूसरे गांव में देने का क्या औचित्य है? ऐसा नहीं रहता। क्षेत्र की विकास और स्थिति को देखकर काम स्वीकृति किए जाते हैं और अनुशंसा सभी के लिए जाते हैं। अनुशंसा प्राथमिकता के आधार पर काम स्वीकृति होता है। आपका भी माननीय विधायक जी के माध्यम से 2 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिसमें 2,69,30,00,000 रुपया स्वीकृति की प्रक्रियाधीन है और इसी तरह से काम कराए जाते हैं CSR मंच से। तो कृपया करके बता देते कौन से ऐसे काम है, 2 काम जिनको मैंने अनुशंसा की है। मुझे भी खुशी होगी कि जनता को बताते बनेगा, वो बता दीजिए। आप जो अनुशंसा किए हैं, वाटर जोन स्पॉट ग्राम पंचायत कुदरी में ओपन जिम, पेंटिंग, समतलीकरण, पेचिंग कार्य, CC रोड, प्रतीक्षालय, सामुदायिक भवन निर्माण 1,30,00,000 का एक प्रस्ताव है आपका। दूसरा कुदरी, बसंतपुर, लछनपुर, जरवे,
कुशी पोर्ट, उदयबन, मड़वा, तेंदूभाठा, पाली, सरखों, करमंदी, सिवनी, कन्हाईबन, खोखसा, सामुदायिक भवन, सीसी रोड, चबूतरा, पचरी निर्माण इत्यादि का 1,69,00,000 का आपका प्रस्ताव है। माननीय मंत्री महोदय, मेरे प्रस्ताव पे सहमति बनेगी? क्योंकि मैंने जो गांव चयन किया है वो अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत आने वाले प्रभावित गांव हैं। मैं उनसे बाहर नहीं जा रहा हूं, तो इसकी घोषणा यही कर देते। देखिए, घोषणा करने का मुझे अधिकार नहीं है। अच्छा ठीक है, आप नहीं है तो अनुशंसा कर दीजिए। आप कलेक्टर के साथ बैठते हूँ बोल रहे हैं, तो कलेक्टर के साथ बैठकर विचार विमर्श करके वो काम को करवाइएगा। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, आपके पास जो प्रस्ताव आया है कलेक्टर महोदय के द्वारा ही आया है। पर इसके पहले आपने जिस बात को स्वीकार किया है 10 करोड़ की राशि में से अधिकांश काम जो अप्रारंभ है, मैं तो चाहूंगा कि उन कामों को आप रोक दीजिए। जैसे नेशनल हाईवे 4 लेन बनना है, वहां गेट निर्माण का था, काम चालू नहीं हो पाया है, उसका उपयोग दूसरे कार्यों में कर लीजिए ताकि गांव के विकास में काम आ जाएगा। और शासकीय छोड़ कोई भी प्राइवेट जितने भी औद्योगिक घराने हैं उनके द्वारा एक नया पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। और मैं माननीय सभापति महोदय एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूं कि पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय जांजगीर में CSR मद से मोदी की गारंटी योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रस्ताव था, जगह भी चयन हो गया। माननीय महोदय अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन 15-15 मिनट हम लोग भी लगाएं क्वेश्चन। आपके भी बारी आएगी महोदय, कभी कार तो हमको मौका मिलता है, तो उसके लिए भी है। तो मैं तो छत्तीसगढ़ शासन से भी आग्रह करूंगा कि मोदी गारंटी भी है, भविष्य में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए है, वहां पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित है, उस पॉलिटेक्निक कॉलेज को अपग्रेड करके अभी कल माननीय मंत्री जी ने 4-5 जगह कहे थे, एक काम उसको भी शामिल कर लीजिए ताकि हमारा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। CSR से 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है, 65 एकड़ जमीन संचालित है, संरक्षित है। उसके बाद भी कृपा आपकी बने माननीय मंत्री महोदय, यही कहना चाहता हूं। चलिए, धन्यवाद। सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इसी विषय में अनु शर्मा जी वहीं तक के सीमित रहे। मंत्री जी ने जवाब दिया, उसके बारे में थोड़ा मुझे कहना था। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कलेक्टर को मैं निर्देश नहीं दे सकता और कलेक्टर साथ बैठ जाइए, तो हम लोग फिर कलेक्टर के पास ही बैठते, फिर यहाँ बैठने कोई उचित थोड़ी है। फिर जब सारा काम कलेक्टर को ही करना है और आप निर्देश नहीं दे सकते, करना तो उनको ठीक है, एजुकेट वो करेंगे, लेकिन आप निर्देश नहीं दे सकते, आदेश नहीं दे सकते, तो फिर किस बात के लिए मंत्री बने भाई? माननीय सभापति महोदय, स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने घोषणा करने की बात कहा, उसको मैं घोषणा नहीं कर सकता बोला, घोषणा करने के लिए बोला, उसके लिए मैं बोला। एग्जीक्यूट करने को बात देता है, करने की बात देता है, कलेक्टर कैसे नहीं करेगा? पूरा प्रदेश में ही हाल। माननीय सभापति महोदय, मंत्री से कलेक्टर करेगा, कलेक्टर कैसे नहीं करेगा? पूरा प्रदेश में कलेक्टर ही चला रहे हैं। मतलब ये है कि कलेक्टर पे कंट्रोल नहीं है आपका। माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत को शहर में एजेंसी बनाया गया है। माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत को शहर में एजेंसी नहीं बनाया जा सकता। माननीय मंत्री जी, उसमें आप कार्रवाई करेंगे क्या? शहर में जो एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाया गया है, अभी आपको परमिशन नहीं दिया हूं, राघवेंद्र देकर। माननीय सभापति जी, इसी से मैं मुझे परमिशन नहीं है, मैं एक सवाल पूछ ले रहा हूं पॉइंटेड। आपके विभाग द्वारा ही 22/3/2022 का एक पत्र है कि जितने जनप्रतिनिधि प्रभावित क्षेत्र के हैं, कलेक्टर उनकी एक बैठक बुलाएगा। जांजगीर चांपा में कितनी बार ये बैठक बुलाई गई? और हमारे यहाँ 5 विधायक हमारे जिले में कांग्रेस के हैं और आप ही के जवाब में आया है कि उनको प्राथमिकता देना है। कितने काम आज तक स्वीकृत किए हैं, ये पॉइंटेड मेरा प्रश्न है, बता दीजिए। क्योंकि अगर अप्रैल से अब खत्म होने आ गया वित्तीय वर्ष, तो कितने काम कांग्रेस के विधायकों की अनुशंसा स्वीकृत हुए और मीटिंग कितनी बार हुई है आपके विभाग के निर्देशानुसार? माननीय सभापति महोदय,
कई काम उनके स्वीकृति हुए हैं और उन्होंने पूछ रहे कांग्रेस के कितने विधायकों से, तो ये प्रश्न में नहीं है। माननीय व्यास जी ने जो प्रश्न लगाया है उनका जो अनुशंसा है उसको मैं विस्तृत रूप से बताया हूँ। मंत्री जी आपके जवाब में है कि CSR मद के चयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा को प्राथमिकता दी जाती है। हमारा सीधा आरोप है कि वहां पे प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। सभी जगह स्थानीय जनप्रतिनिधियों को महत्व दिया जाता है। मैंने भी पहले नहीं दिया जा रहा है मंत्री जी, यही तो बात हम लोग कह रहे हैं। नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। आप दिया जा रहे हैं, बोल रहे हैं। माननीय सभापति गांव के काम ल शहर में आकर थे, दूर धक्कड़ गांव के मन खाए कंपनी में डॉक्टर चरण दास महंत, माननीय सभापति जी, डॉक्टर चरण दास महंत, विधायकों का सुनिश्चित किया जाए माननीय सभापति महोदय की CSR में से कितना दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। जरूरी करो भाई। मान जी एक आश्वासन तो दे दीजिए। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे साथियों ने पर्याप्त समय ले लिया और मेरा प्रश्न भी बड़ा लंबा था, तो उसको मैं आधा कर देता हूं। आप समझें, आप विद्वान मंत्री हैं। माननीय मंत्री जी, मैंने पूछा था कि प्रदेश में कितने STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, तो आपने मुझे जवाब दिया कि 18 STP बने लगे हैं और रात में संशोधन आ गया कि 21 बने हुए हैं। और फिर मैं देख रहा हूं कि 22 जनवरी 26 को विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को आपके विभाग ने ये कहा है कि 24 बने हैं। तो 21 और 24 में से कौन सा उत्तर सही है वो बता दीजिए, तो मैं उस हिसाब से आपसे प्रश्न कर लूँ। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, ये सही है कि बाद में संशोधित उत्तर सदन में सभी सदस्यों को माननीय विधानसभा का उपलब्ध कराया है कि 12 निकायों में 21 STP संचालित हैं। उनकी क्षमता, उनका विवरण कहाँ पर हैं, कैसे हैं, ये सारा बताया है। अभी जो संख्या के बारे में और जो आई है वो नगरीय निकाय नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत नहीं है, वो नया रायपुर में बना है जो आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए आंकड़े में वो अंतर आ रहा है। विस्तृत उत्तर आपको एक एक दिया है। और माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर STP के निर्माण के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। वर्तमान में 12 स्थानों पर 12 नगरीय निकायों में 21 STP स्वीकृत हैं, जिनकी क्षमता 402.60 MLD है, जो सभी संचालित हैं। और 16 नगरीय निकाय में 33 STP के निर्माण प्रक्रिया चल रही है, जिसकी क्षमता 366.50 MLD की है। जो 68 ULBs हैं, नगरीय निकाय हैं, उनमें 96 STP के निर्माण के लिए अलग अलग स्टेज में प्रक्रिया चल रही है। प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा, DPR आदि बनाने का उसकी क्षमता कुल मिलाकर है 179.93 MLD, यानी आज की स्थिति में 949.03 MLD क्षमता के लिए काम चल रहा है। शेष 101 नगरीय निकाय बसते हैं, उनके लिए कार्य योजना बनाने का काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से जो स्वच्छ भारत मिशन अलग अलग योजनाएं हैं, उसमें जो सीवेज का वाटर है, गंदा पानी है, सेप्टिक टैंक का पानी है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए पुख्ता योजना हमने तैयार की है और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय, सौभाग्य से शक्ति में इन्होंने एक STP दिया है 7,49,87,000 का। जुलाई में मैंने पूछा था कि आपने कौन सी स्थिति में है, तो इन्होंने बताया निविदा प्रक्रियाधीन है।
मैंने फिर दिसंबर में पूछा कि विधानसभा प्रेस के माध्यम से, तो भी उन्होंने आपने बताया कि निविदा प्रक्रियाधीन है। उसके बाद 2 साल बाद फिर पूछ रहा हूँ कि तीसरी बार जो है ये कि मैं फिर से विधानसभा पूछा जिसमें एससीपी की क्या स्थिति है, तो आपने तीसरी बार भी कहा कि निविदा प्रक्रियाधीन है। 3 साल और आपके अधिकारियों ने जो एनजीटी को रिपोर्ट भेज दिया है वो बोलते हैं कि चालू है। तो चालू है? हाँ, तो ये प्रक्रियाधीन है कि चालू है, इतना बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, ये सही है कि शक्ति में एक एसटीपी निर्माण 4 एमएलडी क्षमता की, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति 15/3/2023 को हुई थी, 7,49,87,87,87,000 रुपए की, और निविदा पहली निविदा आमंत्रित की गई 8/8/2023 को। फिर हमारी सरकार बनने के बाद जो उस समय काम प्रारंभ नहीं हुए थे, उन सब कामों की समीक्षा के लिए उसके आगे की कार्यवाही रोकी गई, और उसके बाद फिर से जो स्वीकृति है 3/1/2000 को प्राप्त हुई 3/1/2025 को। तो 17/1/2025 को निविदा जारी किया गया, 3 फर्मों द्वारा भाग लिया गया। न्यूनतम निविदा दर 66.50% बहुत अधिक होने से उस निविदा को निरस्त किया गया। यही स्थिति तीसरी निविदा में हुई, 64.96% अधिक दर पर निविदा भरी गई। और उसी तरह से अभी चतुर्थ जब निविदा हुई तो निविदाकार ने भरा तो रेट 9.990% अधिक दर, बाद में एक पत्र लिखा कि मेरे से ये गलती हो गई थी और उन्होंने एक तरह से विड्रा कर लिया वो टेंडर। अब विभाग ने इस बात को लगातार देखा कि ये आखिर रेट क्यों नहीं आ रहा है, तो हम उसके टेक्नोलॉजी के चेंज कर नए सिरे से उसकी प्रक्रिया को प्रारंभ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से आप और मंगा लीजिए, क्योंकि हर बार उत्तर आपके विभाग से गलत आता है। 3 विधानसभा में गलत उत्तर आए, चौथी बार आपने कुछ सच्चाई स्वीकार की कि आपकी सरकार आई थी तो जितने भी काम शुरू नहीं हुए थे सब काम को आपने निरस्त कर दिया और फाइल भी मंगा लिए, अब फाइल में कैंसिल भी कर दिया। फिर इधर उधर से किसी बहाने स्वीकृत हुआ तो आपने कह दिया 34% अब ज़्यादा है, इसलिए आपको कैंसिल करते हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि 9% ज़्यादा हो गया, कम हो भरा है, तो उसको भी आपने कम कर दिया। तो निविदा कितने दिन तक चलता है, निर्माण कितने साल में होता है, और इन सब के लिए मैं समझता हूं कि आपका जवाबदार चीफ इंजीनियर है जो यहाँ बैठा हुआ है। आप एनजीटी को गलत जानकारी देते हैं, जो बंद है, खराब है, निविदा चल रहा है, उसको कह देते हैं चालू हो गया, क्योंकि वहाँ से जब बत्ती आती है तो वो संभल नहीं पाता। तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि ये जो गुमराह करने वाले आपके अधिकारी बैठे हैं, उनको इस पर किस प्रकार का इनाम या सजा का प्रावधान रखने वाले हैं? माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने कामों को निरस्त नहीं किया था। जो अप्रारंभ काम थे उसकी समीक्षा हमने की है कि उन कामों की आवश्यकता है नहीं है, और जिन कामों की आवश्यकता हुई है उन सब कामों को स्वीकृति दी है। जैसे इस काम को भी स्वीकृति दी है, इम्पॉर्टेंट काम है इसलिए इसकी स्वीकृति दी है, निविदा किया है, निविदा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने 35% नहीं कहा, लास्ट जो तीसरी निविदा में रेट आई थी वो 64.96%। चौथी निविदा में निविदाकार ने भरा तो 9.99% पर पत्र लिखता है कि मैंने गलती से यह रेट लिख दिया है, इतने में तो मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। इसलिए नई टेक्नोलॉजी आई है, नई टेक्नोलॉजी के आधार पर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हमारी प्रतिबद्धता है लगातार जब काम कर रहे हैं दिशा में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बनाने की दिशा में। तो माननीय नेताजी का क्षेत्र है, शक्ति हमारा जिला मुख्यालय है, तो निश्चित रूप से हम गंभीर हैं। और जहां तक एनजीटी में गलत जानकारी भेजने का मामला है, निश्चित रूप से मैं इसकी जानकारी लूंगा। यदि गलत जानकारी भेजी होगी तो इस पर निश्चित रूप से परीक्षण करके आगे की कार्रवाई करेंगे। मैं कुछ बचा हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं
कि आपके रायपुर नगर निगम में चांदनी डी एसटीपी स्वीकृत है और आपने उसकी क्षमता बताई है 75 mld और उपयोग हो रहा है 51 mld। इसी तरह आपने इस को पूरा सफल हो गया करके आपके विभाग से मिला था, 82 करोड़ का काम था और अभी भी गंदा पानी और गिरारीला पानी इस प्रोजेक्ट से पूर्ण रूप से निकल रहा है। तो ऐसे कामों के लिए आप किसको जवाबदार मानते हैं? क्या उसके लिए इनाम घोषित करने वाले हैं? मंत्री जी उसको सुनिश्चित करा दे काम जल्दी हो जाए। ऐसा यही है, बार बार वो बढ़ रहा है तो जल्दी हो जाए तो काम आ जाएगा, वो ठीक है। माननीय सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम गंभीर हैं और इसलिए जब चौथी बार टेंडर राजेश मुड़त जी, चलिए एक और बता देता हूँ। मेरे ही क्षेत्र के चांपा में एसटीपी की क्षमता आपने 5.5 mld कहा था, आज वो मात्र 0.75 mld पानी दे रहा है, मतलब क्षमता जो बनाया था उससे 15%। तो इस तरह से क्षमता विहीन जो काम हुए हैं पूरे प्रदेश में, अब ये मत कह दीजिएगा कि हमारे समय का काम, उसी समय है करके। तो ऐसे कामों को आप फिर से मैं किसको सस्पेंड करने के लिए कहूँ कि आप मेरा कुछ सोचेंगे? शांतिपूर्वक प्रश्न कर रहा हूँ मैं। पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसकी क्षमता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उतने सीवरेज के वाटर नहीं आ रहे होंगे, इन कारणों से पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा होगा। अलग अलग कारण होते हैं और उसके कैपेसिटी में, उसके टेक्निकल निर्माण में या उसकी क्षमता ही नहीं है जितनी क्षमता की, तो राजेश मुड़त को पुकारें, जितनी क्षमता प्रश्न हो जाएगा। और एसटीपी की जो प्लानिंग, मैंने आपको माननीय एक प्रश्न हो जाएगा राजेश मुड़त जी। माननीय सभापति थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, एसटीपी का जो निर्माण करते हैं, एसटीपी का निर्माण करते हैं आने वाले समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करते हैं कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो वो पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट को भी वो केटर करे, इसलिए अधिक क्षमता के एसटीपी का निर्माण करते हैं। मैंने पूरे डाटा बताए हैं कमाने वाले कई सालों को। ठीक, राजेश जी आप देख लीजिएगा, एक आधा मिनट। ये चांपा का जो बना हुआ है आपका, उसी पे हूं मैं। उस चांपा का जो बना हुआ है, उसका जहां मुहानी से पानी निकलता है उसको बंद कर दिया गया है, शायद वहां मंदिर है या जो कुछ भी है, तो इसलिए वो क्षमता नहीं बढ़ पा रही। तो मुहाने को तो खोलने को बोल दीजिए, बहुत छोटा सा काम है। निश्चित रूप से माननीय वरिष्ठ सदस्य ने कहा है, मैं इस पे संज्ञान लेकर अवश्य कार्रवाई करूंगा। माननीय सभापति महोदय धन्यवाद आपका, नेताजी का भी धन्यवाद। और मेरा सीधा प्रश्न है रायपुर खारून नदी को लेकर के। माननीय नेताजी ने प्रश्न उठाया एसटीपी को लेकर के, क्या खारून के अंदर एसटीपी का गंदा पानी मिल रहा है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? यह रायपुर शहर की पूरी जनता को, मुख्यमंत्री से लेकर सभापति से लेकर पूरे मंत्रिमंडल खारून का पानी पीता है। और उस खारून के गंदे पानी, और जिसने एसटीपी का निर्माण किया, जहां पर जगह ऑलरेडी सरकारी थी, 7 एकड़ जगह सरकारी होने के बाद में 8 किलोमीटर दूर जाकर के एसटीपी का निर्माण करना, किसने डीपीआर बनाया, किसने स्थान का चिन्ह किया, और आज भी खारून के अंदर वो गंदा पानी मिल रहा है, ये किस रिस्पॉन्सिबिलिटी किस अधिकारी की है? क्या आप इसको सुनिश्चित करेंगे? इतना ही निवेदन है मेरा आपसे। माननीय सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य जिस एसटीपी की बात कर रहे हैं, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई 28/11/2017 को, और इसकी तकनीकी स्वीकृति, आगे की कार्यवाही नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में। माननीय सभापति महोदय, खाली मेरे इतना निवेदन, गंदा पानी रोकने की कोई सरकारी नगर प्रशासन विभाग की कोई योजना है कि बता दें। कुल 30 सेकंड बाकी है। निश्चित रूप से इसके लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने परीक्षण कर लिया है। परीक्षण करके अरे माननीय, 3 महीने से मैं खुद घूम लिया, आपका कमिश्नर से लेकर सब घूम के आ गए, और रायपुर की जनता को गंदा पानी मिल रहा है, उससे बड़ा और क्या कह सकता हूं मैं आपको?
यही तो विकसित भारत है। आपकी गंभीरता से आप उस गंदे पानी को रोकेंगे क्या? और इसीलिए हमने कमेटी बना ली है नगर निगम का, जैसे ही प्रस्ताव आएगा